हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम स्टार्ट करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी हमें पढ़ना है थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, केवल दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग? आइए देर न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देख के एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं यूनिवर्स की। ये यूनिवर्स दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सब ये यूनिवर्स है क्या? सपोज करो कि मान लो ये कोई यूनिवर्स है, चलो ये यूनिवर्स है, ठीक। अब यूनिवर्स में से वो हिस्सा जिस पर हमें स्टडी करना है, मान लो इतना पार्ट हमने निकाल लिया यूनिवर्स में से काट के, ठीक। इसके ऊपर हमें स्टडी करना है, फोकस करना है, इसके बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर, प्रेशर, सारी चीज़ों का इफेक्ट देखना है इसके ऊपर। तो जिस चीज़ के ऊपर हम स्टडी करते हैं वो पार्ट क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो क्या है? वो सिस्टम है। अब सिस्टम के रेस्ट पार्ट बच गया। सिस्टम के अलावा ये हिस्सा जो चारों तरफ है, ये क्या है साहब? तो ये सिस्टम के अगल बगल का जो पूरा हिस्सा है ये सराउंडिंग है। ये क्या है? सराउंडिंग है। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो आप ये वाला लेयर देख रहे हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, इसको बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। यानी बाउंड्री वो लाइन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर देती है। तो आप समझ गए सिस्टम क्या होता है, समझ गए सराउंडिंग क्या होता है, समझ गए बाउंड्री क्या होता है। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, तो बन जाता है यूनिवर्स। पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। यानी अगर आपको यूनिवर्स की स्टडी करनी है तो आपको सिस्टम की स्टडी करनी पड़ेगी और आपको सराउंडिंग की स्टडी करनी पड़ेगी, तो आप स्टडी कर ले जाओगे यूनिवर्स की। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करना बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर बच्चों हम इस सिस्टम की बात करें तो दुनिया में तीन तरह का सिस्टम है जो हमें पढ़ना होता है। ये तीन तरह के सिस्टम को हमें पढ़ना है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब सवाल है हमें कैसे पता चलेगा कौन सिस्टम ओपन है, कौन क्लोज्ड है, कौन आइसोलेटेड है? तो पता चलेगा, आसानी से पता चलेगा। जरा बात को समझ। अभी आपने देखा था दो चीज था, एक था सिस्टम और एक था सराउंडिंग। इन्हीं दोनों के बीच में हमें इंटरेक्शन पढ़ना है और दो चीज हमें देखना है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी या मास, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, या मास का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो समझ जाओ वो सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो रहा है तो वो सिस्टम कैसा होता है? ओपन सिस्टम होता। अब आप कहोगे सर कुछ एग्जाम्पल जैसे बता दीजिए, तो एग्जाम्पल भी ले लो। बॉइलिंग मिल्क इन ओपन वेसल। अब आप अपने घर में पतीले में, भगोने में जब आप दूध को खौलाते हैं तो आप देखिए जब मिल्क बॉयल करता है और आपका भगोना खुला है, ओपन सिस्टम है, तो आप देखो मिल्क का बहुत सारा हिस्सा वेपर के फॉर्म में वेपराइज होकर जब खौलने लगता है तो सराउंडिंग में जाता है
और जो आपका पूरा भगोना है वो क्या है, सिस्टम है, उसके चारों तरफ का एरिया क्या है, सराउंडिंग है। तो देखो बॉइलिंग मिल्क इन ओपन वेसल, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और साथ ही साथ मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद मिल्क का अमाउंट कम हो जाएगा खोलते खोलते, क्योंकि बहुत सारा वेपर्स के फॉर्म में सराउंडिंग में चला जाएगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मास का दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो बॉइलिंग मिल्क इन ओपन वेसल किसका एग्जाम्पल होगा, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। अब आइए क्लोज सिस्टम की बात कर, तो आइए अब बात करना चाहते हैं क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। यानी क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देखा जाए तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का तो एक्सचेंज हो जाए लेकिन मास का एक्सचेंज न हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल, हार्ड पीस ऑफ आयरन ऑन टेबल। मान लो आपके टेबल पर कोई आयरन का एक हार्ड पीस रखा गया है, तो कुछ टाइम के बाद आयरन ठंडा तो हो जाएगा क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, आयरन ठंडा हो जाएगा, लेकिन आयरन का मास उतना रहेगा, 1 किलो था तो वो 1 किलो ही बना रहेगा, मास में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ इसलिए कुछ टाइम बाद ठंडा हो गया, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं हुआ इसलिए जितना वजन पहले था उतना ही वजन बाद में बना रहा। अब आइए बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में न तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और न तो मास का एक्सचेंज हो रहा है, किसी चीज का एक्सचेंज नहीं है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में न तो एनर्जी का लेन देन न तो मास का लेन देन, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल, हॉट कॉफी इन थर्मल फ्लास्क। आपके घरों में अगर आइसोलेटेड अच्छा क्वालिटी का थर्मस हो, आप उसमें कॉफ़ी या चाय पैक कर दीजिए, बना के रख दीजिए, तो आप देखिए एक लंबे समय तक आपकी कॉफ़ी वैसे हार्ड बनी रहती है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में न तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है न तो मास का एक्सचेंज हो रहा है। तो 2-4-5 घंटे तक आप चाय बना के रख दीजिए और पीते रहिए, वो अच्छा चाय बना रहेगा, हार्ड बना रहेगा। तो ऐसा सिस्टम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, लेकिन आइसोलेटेड का मतलब आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का थर्मस होना चाहिए। ये नहीं कि सस्ता थर्मस रहेगा तो चाय ठंडी हो ही जाएगी। अगर आप चाहते हैं सुबह बना ले चाय और शाम तक गर्म बनी रहे, तो फिर अच्छे क्वालिटी का थर्मस भी होना चाहिए। तो थर्मस आपका कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइए जिस सिस्टम की आप बात कर रहे थे उसी सिस्टम के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किसी भी सिस्टम की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे तो इसके नाम से ही पता चल जाता है। इंटेंसिव, जरा इसको देखना, इंडिपेंडेंट। इन का मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड न करे। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने थोड़ा लिया ज़्यादा लिया, इससे नहीं मतलब है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, आप चाहे 1 कटोरी पानी गर्म करो तो भी वो 100 डिग्री पर ही बॉयल करेगा। आप 1 ड्रम पानी गर्म करो तो भी 100 पर ही बॉयल करेगा। आप पूरी टंकी में ही आग लगा दो तो भी पानी 100 पर ही बॉयल होगा। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि आप थोड़ा पानी गर्म कर रहे हैं कि ज़्यादा पानी गर्म कर रहे हैं। पानी तभी बॉयल होगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, अब अगर आपको पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है तो
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जब पानी 0 पर पहुंचेगा तो आइस बन जाएगा। चाहे एक कटोरी पानी को आप फ्रीजर में जमाओ, चाहे एक ड्रम पानी को जमाओ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। नॉट डिपेंड ऑन amount of substance, वो इंडिपेंडेंट होती है, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, पीएच, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेंसिटी इसेट्रा बहुत सारी है। ये सब प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। जरा इसको देखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें ई को ले लेते हैं। एक तो कंफर्म है ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है। सर आपने ई को क्यों बंद किया? ई को इसलिए बंद किया, जितनी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे ई से एक्सटेंसिव, ई से एनर्जी, ई से एंट्रोपी, ई से इंटरनल एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जितनी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी हैं। एग्जांपल्स, जैसे एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंट्रोपी आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। उसी प्रकार से इंटरनल एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब के सब क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, एसेट्रा। इतना तो याद रखना ही है आपको। आइए, जो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे थे, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस बी है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और बी भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इसका रेशियो ले लिया जाए A/B, तो ये तुरंत बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेकर दिया जाए तो वो बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लिया जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। सर कोई एग्जांपल दीजिए, ले लीजिए एग्जांपल। जैसे ये है मोल अपॉन वॉल्यूम। देखना, मोल क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वॉल्यूम क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और मोल अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ध्यान देंगे, तो मोलैरिटी इंटेंसिव, और जबकि इंडिविजुअल मोल और वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। लेकिन वो मोल और वॉल्यूम का रेशियो ले लिया तो क्या बन गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं। जैसे मास बाई वॉल्यूम। देखना, मास क्या है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मास बाई वॉल्यूम होता क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखना, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, लेकिन मास बाई वॉल्यूम यानी डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए कहा जाता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। तो दूसरा टिप्स है, इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड एज जैसे पर यूनिट मास,
पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मोल। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो पर यूनिट मास क्या होता है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। पर यूनिट मोल क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो अगर पर यूनिट में एक्सप्लेन किया जाए, पर यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये तुरंत बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव से तुरंत क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल इंट्रोपी। अब इंथैल्पी तो एक्सटेंसिव है, इंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर पर यूनिट लग जाए, जैसे मोलर इंथैल्पी या मोलर इंट्रोपी पर यूनिट लग गया, तो ये क्या बन गया, इंटेंसिव बन गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इंथैल्पी इंट्रोपी एक्सटेंसिव है, लेकिन पर यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया, मोलर इंथैल्पी मोलर इंट्रोपी, तो अब ये एक्सटेंसिव नहीं है, अब इंटेंसिव बन गए। अब तीसरा टिप्स है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम जोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये कोई बॉडी है M1 और ये कोई बॉडी है M2, इसका कोई टेम्परेचर है T1, इसका कोई टेम्परेचर है T2, जबकि हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और मास क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात हमें पता है। तो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी हम T1 प्लस T2 नहीं लिख सकते, ये गलत है, लेकिन M1 प्लस M2 हम कर सकते हैं, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। तो बच्चों इस तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को पहचानते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक।